Okay, good morning, children. I hope you all are well. Today, we are going to have a topic today about cell theory and the cell. Okay, so about the discovery of cell, we'll learn about discovery of the cell and the cell theory. Okay, what is how the cell was discovered, and then we'll learn about what the cell theory consists of, how this cell theory was actually coined, and who coined the cell theory, means who gave the cell theory, the concept of cell theory, and what is it all about. Okay, so first of all, it was observed by Aristotle in between 384 to 322 BC that uh, all the living plants and animals consists of some structural units. Okay, so he was not clear about what those structural units are. Okay, he said that कि ये जो सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये किसी छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं, किसी स्ट्रक्चरल यूनिट्स जैसे कुछ बने हुए हैं, कुछ उसने ऑब्जर्व किया इतना सा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट बड़े लंबे टाइम तक चलता रहा, वी वुड से सेंचुरीज तक चलता रहा. सो आफ्टर मेनी सेंचुरीज एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम रॉबर्ट हुक था. ही केम इन 1665. ओके, so in 1665 what he said that कि इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसने एक नाम दिया इन स्ट्रक्चरल यूनिट्स को, जो एरिस्टोटल ने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बने हुए हैं. उसने, रॉबर्ट हुक ने बताया कि इन स्ट्रक्चरल यूनिट्स का नाम हम रखेंगे सेल. क्या रखेंगे? सेल. तो उसने ये नाम बताया, एक टर्म बताई. he coined the term for these units as cell. उसके बाद बहुत टाइम के बाद, इस रॉबर्ट हुक के आने के बहुत टाइम के बाद, दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रीव एंड माल्फिजी. ग्रीव एंड माल्फिजी ने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स बताए हैं रॉबर्ट हुक ने, इनका नाम जो सेल बताया है, सो कॉल्ड सेल्स, ये सो कॉल्ड सेल्स जो है ये सेलुलोस मेम्ब्रेन से गिरे हुए हैं. दीज आर बाउंड बाय सेलुलोस मेम्ब्रेन. उन्होंने ऑब्जर्व किया. तो ये दो चीजें इन लोग ये बताया इन लोगों ने, ग्रीव एंड माल्फिजी ने. और ग्रीव एंड माल्फिजी के बाद जो है, उसके बाद लीवन हॉक आया. लीवन हॉक इन 1674 सेड, हाँ जी मैंने भी ऑब्जर्व किया है. किसमें? उसने कॉक में ऑब्जर्व किया कि ये जो हर एक लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि कॉक इज कम्स फ्रॉम ए प्लांट. Okay, so it's also considered that it has come from living things. ठीक है. So कॉक में उसने क्या किया, उसने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया, सिंपल सा माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, जो उसी ने बनाया था. तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉक है, कॉक इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स. Okay, so he confirmed that yes, Grieve and Malfigi and Robert Hooke are correct, and even Aristotle is also correct. These are made up of small, the living beings are made up of small compartments. Then in between, several workers including H.J. Ditoret in the beginning of 19th century also worked on the cell concept of cell and cell theory. But then two German scientists, one was a botanist whose name was M.I. Schiavon, and another was a German zoologist whose name was T. Schiavon. They came in 1839 and they said that all the concepts are correct, but the thing is that the cell is actually the unit of life. It's actually the unit of life. So basic unit of life is cell. सो इन्होंने बताया, इन दो साइंटिस्ट ने इन्हें क्लियरली ये बताया कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स को इन्होंने बताया कि बहुत सारे यूनिट्स के बने हुए हैं लिविंग बीइंग्स, ठीक है, यही यूनिट्स ऑफ लाइफ है, यही यूनिट्स ऑफ लाइफ है जिनको हम सेल कहते हैं. सो हर एक यूनिट जो है ये एक लाइफ कंसिस्ट करता है. ठीक है. सो Sheldon and Schiavon were the first who was given the credit
for clearly terming the concept of life in the cells. They said that these are the units of life. But then in 1858 another scientist came whose name was Virchow. Whose name was R. Virchow. R. Virchow ने क्या किया, उसने एक थोड़ा एडिशन किया इसमें, जो शिल्डन एंड शिवान ने बताया कि these basic units or structures are called units of life. They are called cells, called unit of life. जब तक शिवान और वर्चोव आया वहां तक एक कंसेप्ट, सॉरी, जब तक वर्चोव आया, आर वर्चोव, तब उस टाइम तक ये बहुत लंबा अरसा था, लाइक 1838 to 1858, ऑलमोस्ट 20 इयर्स का डिफरेंस था. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस वर्चोव ने कहा कि एक और कॉन्सेप्ट है जी, खाली इतना ही नहीं है. तो इस वक्त तक क्या कहा जाता था, मैं थोड़ा रब ऑफ कर देता हूं, आप लोग समझ जाओगे अच्छे से. फिर यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता था, जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, ठीक है, ये तो एग्जिस्टिंग सेल्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हाँ, एग्जिस्टिंग सेल्स जो है ये तो है ही, लेकिन न्यू सेल्स कहां से आ रही है. इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के लिए उसका सेल नंबर बढ़ेगा, तो वो सेल्स नई कहां से आ रही है. तो पहले वर्चोव के आने तक कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स स्पॉन्टेनियसली पैदा होती है, स्पॉन्टेनियसली पैदा होती है, ठीक है. दे एग्जिस्ट स्पॉन्टेनियसली, दैट मीन्स कि ये खुद ही जनरेट हो रही है किसी प्रोसेस से, किसी को पता नहीं था, ठीक है. बट विर्चोव जब आया, और विर्चोव ने बताया, नो, there is some another concept which he has observed. He said that the new cells come from pre-existing cells. Okay, so that means कि पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स आ रही है. ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट पैदा हो गया. इस कॉन्सेप्ट को एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कहां गया मेरा ये, जिसका नाम था लुईस पास्चर, ठीक है. लुईस पास्चर कब आया, ये आया विर्चोव के बाद. तो इस लुईस पास्चर ने, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ही वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट. इसने कंफर्म किया, ही कंफर्म्ड दैट द आर विर्चोव जो बोल रहा है ये सही है. इसने ये कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ऑब्जर्व किया. तो अल्टीमेटली फाइनली हमारे सामने आई सेल थ्योरी, जिसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया. तो ये सेल थ्योरी के क्या थे, दो पार्ट्स, ठीक है. नंबर 1, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या था, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग cells. Okay, so this is cell theory. These are the main 2 points of cell theory. Okay, so इस cell theory को हम इस तरह भी बता सकते हैं, all living beings are made up of cells which are capable of reproduction. That means reproduction का मतलब होता है वो reproduce कर सकते हैं, यानी कि re means वापस बना सकते हैं, प्रोड्यूस मीन्स बना सकते हैं, दैट मीन्स वो एक और सेल को बना सकते हैं, ठीक है. दैट मीन्स सो ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर हैविंग सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड they are capable of reproducing, they are capable of producing new cells. Okay,
Now this is clear. Once this was done, then the cell concept, the theory, cell theory was clear. Then what came into existence is that many scientists worked after this, worked on cell, and they discovered what? They discovered organization of the cell. They discovered organization of the cell. So इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि अब ये जो हमें पता है कि ये जो सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सेल जो है ये एक एक कंपार्टमेंट का बना हुआ है, इसको इर्द गिर्द कुछ ना कुछ एक बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, जिस बाउंड्री से ये गिरा हुआ है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. लेकिन अब क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि इस यूनिट ऑफ लाइफ में, ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके अंदर भी कुछ है. There are some subcellular particles, subcellular organization, ठीक है. That means कि साइंटिस्ट्स ने अब ये डिस्कवर किया कि सेल के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. वो कौन से पार्टिकल्स है वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसमें हमें ये पता चलेगा. लेकिन ये जो सबसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोला, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक लोगों का जो कॉन्सेप्ट था कि ये जो लाइफ है ये इसका बेसिक यूनिट सेल ही है, फिर कि इसके सबसेल्यूलर पार्टिकल्स है, लोगों में थोड़ा सा शक पैदा होने लगा. तो एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट, तो दैट मींस दिस इज नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, क्या ये गलत है? फिर नो, यहां पे ये गलत नहीं है. क्यों नहीं है गलत? बिकॉज इफ वी विल सी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वी हैव समथिंग कॉल्ड एटम. ओके, when it was said that atom is the basic unit of molecule, then after discovery of protons, neutrons and electrons, it remained as the basic unit of molecule. The discovery of subcellular subatomic particles did not change the concept that atom is not the basic unit. The same way, the discovery of subcellular particles, subcellular organelles or subcellular structures of the cell does not change the concept of cell theory. Cell has remained still as the basic unit of life. Okay. So we have in overall two points in this cell theory, that cell is the basic unit of life and new cells come from or reproduced from pre-existing cells. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ exceptions है. Exceptions to cell theory. I hope you have heard about this concept or term that science is an exception. Science is biology is the science of exceptions. ठीक है, बायोलॉजी में ये एक ऐसा साइंस का फील्ड है जिसमें एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है. ठीक है, यहां पे क्या एक्सेप्शंस है? आई होप यू हैव हर्ड अबाउट वायरसेस. ओके, डू यू नो व्हाट आर वायरसेस? Normally what we consider as a cell, single cell, that we say that cell is the basic unit of life which is having some membrane, okay, and there inside there are certain organelles, okay, and in the center there is a nucleus which contains genetic material. Okay, so it has cytoplasm as well, it has mitochondria, it has Golgi bodies. You must be knowing about it. But virus is again considered as living when it is inside a host, but once it is outside a host it remains as inactive particle. It remains as inactive particle. First point is this: inactive particle outside host body. Host means the organism on which it infects, whose body it infects. So outside
inside the body, inside the host, it behaves like a cell. That means what it does, it infects, it reproduces. Okay, it shows the you can say it shows that it has life. Okay, so लाइफ कैसे हमें पता चलता है किसी चीज का, जब हम सोचते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है. जैसे ये है, ये एक नॉन लिविंग थिंग कहलाता है. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग वंस वी टच इट, वंस वी बीट इट. इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग एट ऑल. इट डज नॉट मूव itself on its own. It does not eat, it does not respire, it does not reproduce. Okay, the main important point is that if we consider this as a unit of life, but it should be able to reproduce, it should be able to make another of its own. Okay, the same exactly the same pen of its own. So once it's not able to make another pen, we say that this pen is non-living. Okay, but these viruses, when they are outside the host body, they do not reproduce at all. They seem to be, they are first of all, they are ultra microscopic. That means they cannot be perceived under a simple microscope. They have to to be observed under an you can say electron microscope only, under an electron microscope only. Number one, but being ultra microscopic does not make them non-living. But when they are outside a host, when they are not infecting any host, they seem or act like as a dead body. Okay, they act as an inactive entity. But once they get attached to a cell of any host, it enters into the host, starts reproducing, making copies of its own. That means here inside the host cell, it can say fulfills the concept of cell theory. Once it fulfills the concept of cell theory, it is said to be living. But once it is outside, it's not living. It's not living at all. And number two, these viruses, what are their structure actually? We know a cell, they are having subcellular particles, subcellular organisms, organelles. They are having nucleus, they are having Golgi apparatus, they are having mitochondria, they are having some genetic material. They are bound by this cell membrane. But these virus particles, we will see, they are only having two things. One is their DNA or RNA. Okay, either they have a double-stranded DNA. This is not written like this. They have a double-stranded DNA. Okay, they have a single-stranded RNA, or they have single-stranded DNA. So they have a genetic material, number one. Inside and outside they have a protein layer. Okay, or protein membrane. So they are only having two things, which this is not the characteristics of a living thing. Okay, so these are considered as exception to cell theory, because according to cell, they should be able to they should be having a capacity to divide itself irrespective of being inside a host or outside a host. Okay, सो सेल थ्योरी का यहां पे कॉन्सेप्ट जो है फेल हो जाता है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है, जैसे पैरामीशियम है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास फंगस एक और है, दैट मींस राइजोपस. ठीक है, और एक है हमारे पास विचेरिया. ठीक है, ये एक डिफरेंट. इससे पहले मैं यहां पे जाऊं, सॉरी,
इन बिटवीन में आपको भूल गया कहना यहाँ पे, हमारे पास एक और वायरस ये होता है नॉर्मली, वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ओके। एंड इवन देयर आर थर्ड टाइप ऑफ वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इनका नाम है बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। So other three types of cells where cell theory fails or is an exception to cell theory is Paramecium, Rhizopus and Wucheria. Wucheria is an algae, ठीक है, ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है, ये भी एक ही है प्रोटोजोन। So this is all about cell and cell theory. This is all about cell theory. This is all about discovery of cell. एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। तो सेल के बारे में मैंने आपको समझा दिया आज। आवर टॉपिक वाज दिस टुडे, वी कंक्लूड हियर, ओके। इन द नेक्स्ट सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट cell shape, cell size, cell number, and then we will be discussing about structure of you can say eukaryotic and prokaryotic cells, okay. Have a great day, take care.